ये संडे को जो टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं आज। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका ऑप्शन सी सही था। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलके वाटर बनाती है, वाटर लिक्विड फॉर्म में बनेगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस द मास इज नॉट सेम ऑन दी बोथ साइड। ये क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा, बोथ ए एंड बी। देखो, वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है? वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है कि वर्ड्स में इक्वेशन लिख दी जाती। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड मान लो जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो लिख दिया यहाँ पे जिंक सल्फेट। तो इस तरीके से इसको रिएक्शन को लिख देंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट रिएक्ट करेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको भी ऐसे लिख देंगे। तो इसमें इसको बैलेंस कहाँ करा जाता है? तो बैलेंस तो नहीं करता इसको, वर्ड्स में केवल लिखी होती है इक्वेशंस। ठीक है, तो ए भी होगा इसका और बी होगा। स्केलेटल इक्वेशंस भी बैलेंस नहीं होती हैं। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब है जैसे ऊपर ये एग्जांपल में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन गैस, तो ये इस तरीके से इसका रिएक्शन होगा। अब ये इक्वेशन जो है ये होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर इसी में से अपन लोग इसको जो इसकी बैलेंसिंग है उसको हटा दें, गैसियस स्टेट हटा दें, ये सारी चीजें हटा दें, तब ये जो बनेगा इसको बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। तो इसमें भी देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, ऊपर वाले में भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, तो इसमें भी बैलेंस नहीं होगी, वर्ड इक्वेशन में भी बैलेंस नहीं होगी, तो इसका आंसर सही होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ सॉल्यूशन टर्न्स लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। इसका ऑप्शन डी सही होगा 10। 1, 4 और 5 ये तो एसिडिक हो जाएंगे क्योंकि 7 के नीचे पीएच है, 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल्दो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सी सही होगा, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 5, a student studies that acetic acid is saturated compound, the structure of the compound is as shown। why is acetic acid classified as saturated compound? तो एसिटिक एसिड को सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, तो उसका रीजन क्या होगा? तो हाइड्रोकार्बन हो या कोई भी कार्बन का कंपाउंड उसको सैचुरेटेड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द लीवर सीक्रेट्स बाइल नीडेड टू डाइजेस्ट फैट इन आवर बॉडी, the pancreas secretes several enzymes needed to break down food, which of the following is true of the food that we eat? इसका ऑप्शन डी सही होगा, it passes neither through our liver nor pancreas। फूड जो होता है वो लीवर और पेनक्रियास से पास नहीं करता क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ में जुड़े होते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अपॉन रिसीविंग अ सिग्नल द डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट। इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द डेंड्राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा स्पाइरोगायरेंट ईस्ट इज दे प्रोड्यूस असेक्सुअली। इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, द करेंट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बास टेस्टिस, बास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। और यूरेटर वाला इसमें नहीं होगा क्योंकि यूरेटर जो होता है वो किडनी में होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। सी ऑप्शन सही होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। इसका ऑप्शन सी सही होगा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो पोल और फोकस के बीच में होगा, तब उसकी इमेज जो होगी वो कैसे बनेगी? इनलार्ज। पोल बोल रहा है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? इनलार्ज बनेगी। कॉनकेव में हमेशा कैसी बनती है? डिमनेस्ट, तो इस वजह से कॉनकेव तो यूज नहीं करेंगे। कॉन्वेक्स में भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक 50 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें से 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला यूज करेंगे क्योंकि 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है तो पावर कैसी होगी? ज्यादा, तो ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज इसमें मिलेगी अपन को। ठीक है, और उसमें ये दिमाग नहीं लगाना है बोले कि 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो पावर बहुत ज्यादा होने से क्या हुआ? ज्यादा हो जाने तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हो सकता है कि लेटर्स बहुत ज्यादा छोटे हों तो उसको भी पढ़ने के लिए काम में आ जाएगा। तो ज्यादा पावर और साथ में कॉन्वेक्स लेंस, इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, when we enter a dark room coming from outside immediately the things inside the room do not appear to our eyes, this is because इसका ऑप्शन जो होगा वो देखो यहाँ पे बी सही होगा, पीपल टेक टाइम टू एडजस्ट।
तो जैसे अपन लोग ब्राइट रूम से डार्क रूम में जाते हैं तो आंखों को एकदम से चीजें नहीं दिखाई देती, क्योंकि अपन लोग जो है उसकी पीपल का साइज जो होता है वो छोटा होता है। और जैसे डार्क रूम में जाते हैं तो पीपल का साइज बड़ा होना होता है जिसमें टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ पर्सन हैज 5 resistors each of value 1/5, then the maximum resistance he can obtain by connecting them is। तो कोई भी रजिस्टर तुमको दिए हुए हो तो उसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस लाने के लिए उनको कैसे लगाया जाता है सीरीज में। और यहाँ पे 5 रजिस्टर दिए हुए हैं और सभी कितने 1/5 ओम के। तो 1/5 प्लस 1/5 पांचों रजिस्टर कैसे लगा दो सीरीज में। तो इनको पांचों को सीरीज में लगा दिया, ऐड कराओगे कितना आ जाएगा 5/5 और ये आ जाएगा 1 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो बनाया जा सकता है वो कितना होगा 1 ओम का। क्वेश्चन नंबर 14, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई, द रेजिस्टेंस मस्ट बी। तो करंट वोल्टेज दिया हुआ है, ओम्स लॉ लगाना है, तो बी इज इक्वल टू कितना होगा आई इंटू आर। आर इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई आई। यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 220, करंट दिया हुआ है 4, तो ये काटोगे इसको 55 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसका ऑप्शन बी सही होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज। इसका ऑप्शन बी सही होगा, सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो कार्बन जो होता है वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है, वो तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोन्स आर ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्लोन्स जो होते हैं वो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं किसके, उन पेरेंट्स के जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो असर्शन है वो सही है और इसका रीजन दिया हुआ है क्लोन्स हैव एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए एज देयर पेरेंट्स, ये भी सही है। तो क्लोन्स का मतलब क्या है, क्लोन का मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट के जैसे दिख रहा है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो वो कब हो सकता है, जब पेरेंट जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करे, असेक्सुअली। डीएनए की कॉपी होगी और डीएनए की कॉपी जो होगी अगर वो एग्जैक्ट कॉपी बनती है डीएनए की, तभी जाके जो ऑफस्प्रिंग होगा वो किसके जैसे दिखाई देगा, अपने पेरेंट के जैसे दिखाई देगा। और डीएनए कॉपी होके एग्जैक्ट कॉपी बनना जो होता है वो केवल किसमें होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है। अब इसमें देखो क्लोन्स में ये कंफ्यूजन भी रहती है इस वाले क्वेश्चन में, कि जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि डीएनए कॉपी होने की प्रोसेस 100% एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती है, थोड़े बहुत एरर उसमें होंगे, लेकिन वो एरर इतने कम होते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कि अपन को हाल नहीं दिखाई देते। 2-3 जनरेशन जो होंगी वो तो अपन को एकदम एग्जैक्ट दिखाई देंगी, समझ रहे। बहुत ज्यादा जनरेशन के बाद में फिर जाके वो वेरिएशन जो होता है वो ऐड होते होते बढ़ता है। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो हाल की जनरेशन होती हैं वो तो एकदम आइडेंटिकल ही होंगे ना पेरेंट्स के। जब बहुत सारी जनरेशन निकल जाएंगी तो उसके बाद फिर जाके अपन को वेरिएशन जो होगा वो विजिबल होगा। और वैसे भी इसको दूसरे तरीके से सोच के देखोगे तो असेक्सुअल के अलावा दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसमें तो डीएनए एकदम एग्जैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें डीएनए मिक्सिंग होती है। इसके अलावा डीएनए अगर एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा तो फिर वो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा, क्लोन नहीं होगा। तो ऐसे सोच को देखोगे तब भी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, नहीं क्वेश्चन नंबर 19 रह गया। Normal human eye can clearly see all objects beyond certain minimum distance. The human eye has capacity of adjusting the focal length of eye lens. ए सही होगा इसका। जो ह्यूमन आई होती है वो एक सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टिंक्ट विजन जो होता है 25 सेंटीमीटर, उसके बाद रखे हुए सारे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेती है, वो कितने भी दूर हो कितने भी पास में हो। और उसका रीजन क्या होता है कि आंखों के जो लेंस होते हैं उनमें सेल्फ एडजस्टिंग क्या नाम वो पावर होती है, जिसको अपन लोग बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। तो ये भी सही होगा। वायर में करंट जा रहा होगा नीचे से ऊपर, तो इधर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो साउथ बनाएगी, इधर पे नॉर्थ बनाएगी। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, इधर बनेगा साउथ और इधर बनेगा नॉर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। रीजन दिया हुआ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद द लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब रीजन गलत है, क्योंकि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती है, ना कि लेफ्ट हैंड रूल से। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते हैं। तो इसका रीजन सिंपल सा है कि पानी में मिलने के बाद में वो अपना H+ आयन रिलीज करते हैं,
और पानी नहीं होगा तो वो H प्लस आयन को रिलीज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sort substances are effective in cleaning vessels. तो कॉपर के वेसल्स को अपन लोग टैमरिंड से या फिर लेमन जूस से क्लीन करते हैं। तो उसका सीधा सा आंसर है कि कॉपर जो है, कॉपर वेसल्स, इसमें जब जंग लगती है, कोरोड होते हैं, तो ये कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर बनाते हैं। कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो कैसा होता है नेचर में, बेसिक। तो जो कॉपर का बर्तन है उसके ऊपर एक बेसिक लेयर जमा हो जाती है, और बेसिक लेयर को क्लीन करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, यूज एसिडिक सब्सटेंस यूज करेंगे। तो एसिडिक लेमन जूस वगैरह पर लोग यूज करेंगे। तो लेमन जूस क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, तो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, और उसके बाद में कॉपर का बर्तन जो है वो क्लीन हो जाएगा। व्हाट इज द नीड फॉर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्या है। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ताकि वो अपनी लाइफ प्रोसेस को करता रहे, इसके अलावा एनवायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करता रहे। कई सारे रीजन है, एनवायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करता रहे, डेंजर से बचता रहे, अलग अलग स्टिमुली को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सके। तो ये सारे रीजन हो जाते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 24, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विथ ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। तो एक आदमी जो है उसने एक औरत से शादी करी जिसका ब्लड ग्रुप कितना है, ए, और आदमी का ब्लड ग्रुप है, नहीं, आदमी का ब्लड ग्रुप है ए और लड़की का ब्लड ग्रुप है ओ। तो यहाँ पे जो मेल है, मेल का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है ए, और फीमेल का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है ओ, और इन दोनों के ऑफस्प्रिंग जो है, ऑफस्प्रिंग इनकी डॉटर जो है उसका ब्लड ग्रुप है ओ। तो पूछा हुआ है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि ए और ओ में से कौन डोमिनेंट है। तो इसका आंसर होगा नो, दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तो दिया हुआ है कि मेल के ब्लड ग्रुप क्या है ए और फीमेल का क्या है ओ, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि ये ब्लड ग्रुप जो है वो प्योर है या फिर इम्प्योर, ना ये दिया हुआ है कि ये प्योर है या फिर इम्प्योर। साथ में ये भी नहीं दिया कि इनके खुद के पेरेंट जो है, इनके फादर और इनके मदर से इनको क्या मिला हुआ है। फीमेल में भी नहीं दिया हुआ है कि इनके फादर और इनके मदर से इनको क्या मिला हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ओ है, अगर यहाँ पे ये होगा ए और ए, यहाँ पे ये होगा मान लो ओ और ओ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब जो बनेगा ओ, तो ये कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट, क्योंकि ये कैसे हो जाएंगे, प्योर। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ये चेंज हो जाए, ये होते ए ओ और यहाँ पे ये होते हैं ओ और ओ, तो उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो देखो ऑफस्प्रिंग जब बनेगा तो ये वाला ए जो है इस ओ के साथ मिलके अगर ओ दे रहा है तो वो डोमिनेंट है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये वाला ओ इस वाले ओ के साथ में मिलके ओ आया हो और ये रिसेसिव हो, तो ये कैसे पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि पूरी इंफॉर्मेशन सही से नहीं गिवन है। अगला देखो, वाई डू स्टार ट्विंकल। तो स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स की जो पोजीशन होती है वो अपन को कैसी दिखाई देती है, अपेरेंट पोजीशन। तो ये एटमॉस्फेयर है, स्टार इधर पे है, स्टार से लाइट आएगी, एटमॉस्फेयर में बेंडिंग होगी, तो जो स्टार है उसकी पोजीशन अपन को कैसी दिखाई देगी, अपेरेंट पोजीशन। और स्टार जो अपना एटमॉस्फेयर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी होती है, वेरिएबल, मतलब अपना एटमॉस्फेयर बराबर चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी अपेरेंट पोजीशन भी अपन को चेंज होती दिखाई देती है, और ये स्टार जो होता है वो क्या करता है, ट्विंकल करता है। Question number 26. If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on environment? ये क्वेश्चन हमने अलग से बताया था कि भले ही तुमको ये लगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अच्छा होता है, लेकिन वेस्ट वेस्ट होता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अच्छा होता है लेकिन किसके कंपैरिजन में, नॉन बायोडिग्रेडेबल के कंपैरिजन में, लेकिन होता तो वेस्ट ही है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी अपने एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है बुरी तरीके से। ठीक है, तो इसमें लिखना था कि ये कैसे अफेक्ट करेगा। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर होगा कहीं पे बहुत ज्यादा, इसका मतलब है पहला तो वो ब्यूटी ऑफ नेचर जो है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे बनेगा कि ड्रेनेज जो है उसको ब्लॉक करेगा, बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह को फैलाएगा, मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मच्छर वगैरह वहाँ पे ज्यादा होंगे, मॉस्किटोज बढ़ जाएंगे। तो ये सारे रीजन की वजह से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 27. नेम अ मेटल फॉर विच फॉर ईच केस इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। तो इसका आंसर एल्यूमिनियम या फिर आयरन। क्वेश्चन नंबर 2. इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो सिल्वर गोल्ड जो है वो उसके आंसर हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सिल्वर और गोल्ड हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर इसी में बी पार्ट है। When calcium metal is added to water, the gas evolved does not catch fire, but the same gas evolved on adding sodium metal to water catches fire. Why is it so? तो कैल्शियम मिलाया तो जो गैस निकली उसने आग नहीं पकड़ी, लेकिन सोडियम मिलाने पे उसने आग पकड़ ली। तो यहाँ पे देखो, कैल्शियम जब मिलाओगे वाटर में तो जो गैस बनेगी वो होगी हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ती, लेकिन सोडियम जब मिलाओगे पानी के साथ में तो हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ लेगी। रीजन क्या होगा? सोडियम जो होता है ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, तो ये विगोरसली रिएक्ट करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये ज्यादा हीट जनरेट करेगा, ठीक है। और ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या पकड़ लेगी? आग पकड़ लेगी। लेकिन कैल्शियम जो होता है वो इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता जितना सोडियम करता है, जिसकी वजह से हीट कम जनरेट होगी और ये आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। अब देखो ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 3 नंबर में ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर डिफाइन तुमको अच्छे से करना है। अच्छे से करने का मतलब है डायग्राम बनाओ, वेल लेवल्ड डायग्राम बनाने के अलावा उसमें लिखो कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स होती हैं, इसके अलावा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, फिर उसके बाद में न्यूरॉन्स में ऑक्सीजनेटेड क्या नाम जो ब्लड होता है तुम्हारा उसको प्यूरिफाई करा जाता है। ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद में यूरेटर से यूरिन इकट्ठी होती है और यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो इकट्ठी होती है और उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू अपनी बॉडी के बाहर जाती है। तो ये पूरा तुमको स्ट्रक्चर को डिफाइन करना था, अच्छे से डिस्क्राइब करना था कि किस स्ट्रक्चर का क्या काम होता है साथ में पूरा, तब ये 3 नंबर का होता है। ज्यादातर लोगों को हमने थोड़ा एक्सप्लेन करने पे दे दिए इसमें नंबर, लेकिन तुमको इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना था डायग्राम के साथ में, वेल लेवल डायग्राम के साथ में। 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन में याद रखा करो कि हमेशा एक पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया करो और अच्छे से एक्सप्लेन करो, पूरा शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करो। शॉर्ट करने की कोशिश जो होती है वो ज्यादातर तुम्हें 2 नंबर के क्वेश्चन में करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है कि तुम बहुत ज्यादा लिख के आ जाओ, लिमिटेड लिखना है, लेकिन ऐसा उसमें भी नहीं है कि तुम पॉइंट्स कम लिख के आ जाओ, कम से कम 3 पॉइंट तो उसमें भी एक्सप्लेन कर दो। अगला देखो, मेंशन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल। तो ह्यूमन मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करने थे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? एज ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं उन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इसमें तुम लोग को लिख देना था कि मेल और फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्स में मस्टेक आना चालू हो जाती है, बियर्ड आना चालू हो जाती है, वॉइस क्रैक होना चालू होता है, तो ये सारी चीजें होती है। हेयर्स आने चालू हो जाते हैं प्यूबिक एरियाज में, इसके अलावा पीनस इरेक्ट होना चालू हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो मेल में होंगी। फीमेल्स में लिख देते तो फीमेल में सेम कुछ तो कॉमन होते हैं, जैसे हेयर्स आने चालू हो जाते हैं प्यूबिक एरिया में, इसके अलावा ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो किस में लिख देते हैं? फीमेल में लिख देते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ कॉमन होते हैं, वो हेयर का ग्रोथ जो होता है वो बॉडी में मेल और फीमेल दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सोप का क्लींजिंग एक्शन इसमें एक्सप्लेन करना था। तो क्लींजिंग एक्शन सोप का एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो सोप का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देते हैं कि सोप जो है वो 2 पार्ट का बना होता है। एक तो होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट और एक होता है आयनिक पार्ट, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट लॉन्ग होता है और शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है। आयनिक पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। और जो क्या नाम आयनिक पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो होता है कैसा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाँ देखो, तो जैसे ही अपन लोग इसको सोप को ऐसी चीजों में यूज करते हैं जहाँ पे डर्ट होती है, तो डर्ट जो होती है वो ज्यादातर ऑयल की होती है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो आयनिक पार्ट है ये वाटर के साथ में जाता है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट किस में जाता है? ऑयल में। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं? मिसेल। तो मिसेल फॉर्मेशन होता है। और जैसे अपन लोग पानी से इसको धोते हैं तो ये आयनिक पार्ट जो है वो पानी के साथ में बह जाता है, और आयनिक पार्ट पानी के साथ में बहेगा तो साथ में डर्ट को लेके जाएगा। अगला देखो, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर of length L, area of cross section A, hence drive the SI unit of electrical resistivity। तो यहाँ पे रिलेशन लिखना है किसका? रेजिस्टेंस का लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए वाला फॉर्मूला लिखना था।
R proportional to L, R proportional to 1 upon area, R is equal to rho L upon A। उसके बाद में रो की यूनिट निकालनी थी, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे जो रो की यूनिट निकाली हुई है वो डायरेक्ट लिख दी, डायरेक्ट नहीं लिखना था, उसमें लिखा हुआ है देखो, हैंस ड्राइव दी एसआई यूनिट। ड्राइव का मतलब है कि रो का फॉर्मूला बनाओ, यूनिट रख दो इसमें, तो इसकी यूनिट होगी रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या बन गई, ओम मीटर। तो ऐसे करके इसको लिखना था, तब जाके इसमें नंबर मिलता। अगला देखो, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 100 ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक वायर का जिसका कितना 100 ओम रेजिस्टेंस है, लेंथ है 5 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 इंटू 10 के पावर माइनस 7, रजिस्टिविटी पूछी हुई है, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, फार्मूला लगा दो। तो रो इज इक्वल टू आर कितना दिया हुआ है 100, मल्टीप्लाई बाई एरिया है 3 इंटू 10 के पावर माइनस 7, डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो इसको काटो तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 100 इसको काट देगा, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, और 3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा 0.6। इसको लिखोगे रो इज इक्वल टू 6 इंटू 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला पूछा हुआ है, ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। तो हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर एक वायर है, उसमें करंट जा रहा है, कहाँ से कहाँ, करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है, बस हमको बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायग्राम बनानी है। तो ये कार्डबोर्ड ऐसे बना दो, कार्डबोर्ड से एक वायर निकाल दो, ये वायर को एक सर्किट में ले जाके कनेक्ट करा दो। उसके बाद में अब करंट जा रहा है ऊपर से नीचे, तो ये करंट है। अब इसमें डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को बोला हुआ है। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो बस इतना डायग्राम में रिप्रेजेंट करा देना था, ठीक है। अगला देखो, एक्सप्लेन हाउ दिस रूल इज यूजफुल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द अबव केस इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज वर्टिकली डाउनवर्ड। पूछा हुआ है कि अगर मान लो ऊपर वाले केस में करंट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बताएगा कि कैसी डायरेक्शन में होगी। तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द फिंगर, द कर्ल ऑफ द फिंगर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो नीचे की तरफ करंट है, ऐसे फिंगर करोगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही होगी, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेन कर देते कि व्हेन वी कर्ल द फिंगर्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वायर इज गोइंग इनवर्ड। तो यहाँ पे बनेगा साउथ पोल, एंड द फिंगर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द वायर, तो यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल। इसके बाद में इसको ऐसे बोल्ड लाइन से कनेक्ट करा देते हैं, और एक ऐसे डॉट डॉट करके कनेक्ट करा देते हैं। डॉट डॉट वाला पार्ट पीछे रिप्रेजेंट करा रहा, बोल्ड वाला पार्ट जो है वो आगे वाली लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा। एरो बनाना है बोल्ड लाइन के ऊपर डॉट से क्रॉस की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसमें और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दो ऐसे ही सेम इसी तरीके से, तो ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। आगे देखो इसी में, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट टू बिकम मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनने के लिए तुम अपनी हैबिट्स में क्या क्या चेंज कर सकते हो। इसमें देखो आंसर में कई लोगों ने लिखा तो सही है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैसे बना जाता है, लेकिन इसमें आपकी हैबिट पूछा हुआ है कि आप अपनी हैबिट में कैसे चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें तुमको डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स ज्यादा लिखने थे, तो ये लिख देते कि प्लास्टिक बॉटल्स का यूज कम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब लाइट नहीं, मतलब जब लाइट का यूज नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस के यूज नहीं होंगे तो उनको बंद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा घर में अगर मान लो अननेसेसरी टैप खुला हुआ है तो उसको बंद कर देंगे, तो पानी का वेस्टेज नहीं होगा। ऐसी सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते जिससे तुम एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनो। फैक्ट्री वगैरह के आंसर तुमको नहीं लिखने थे, तुम्हारे बारे में पूछा हुआ कि तुम अपने हैबिट में क्या क्या चेंज ला सकते हो, ठीक है। तो ये लिखना था। इसके अलावा लिख देते कि टूथब्रश करते टाइम जो टैप है उसको बंद रखेंगे। ये सारी चीजें जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमको बनाती हैं। डस्टबिन में कूड़ा फेंकना हो गया, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आए तो उसके लिए और पॉइंट्स ये हो जाएंगे कि डस्टबिन में कूड़ा फेंकेंगे, घर में कूड़े की बाल्टी अलग अलग कर लेंगे, गीला कचड़ा अलग और सूखा कचड़ा अलग, ऐसे करके। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 34 डी सेक्शन, व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है
कंपाउंड्स के बीच में, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो कोई भी एग्जांपल देके यहाँ पे समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि Na2SO4 इसकी रिएक्शन करा दी BaCl2 के साथ में, तो ये रिएक्ट करके बना लेगा BaSO4, साथ में बनेगा NaCl। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन में कभी भी आयंस को रिप्रेजेंट नहीं करा करो, वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं, लेकिन करते नहीं है उसको, ठीक है। कन्वेंशनली अपन लोग सीधा ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये कोई भी नहीं करना, बोले कि यहाँ पे Na पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, ऐसे करके छोटा छोटा रिप्रेजेंट कर दिया। चाहे तो उसको अलग से कर दो कि Na पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऐसे करके अलग से रिप्रेजेंट करा दो, वो चलेगा। लेकिन रिएक्शन पूछिए तो केवल इतना लिख के काम चलेगा, ठीक है। आगे जरा देखो, हाँ, a small amount of quicklime is added to water, name and define the type of reaction that has taken place। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्विकलाइम और पानी को मिलाया हुआ है। क्विकलाइम मतलब CaO और वाटर H2O, इसको मिलाने के बाद में जो बनेगा वो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, साथ में निकलेगी हीट। पूछा हुआ है कि इसमें रिएक्शन का नाम बताओ, तो पहला तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। राइट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन एंड द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये जो केमिकल बना हुआ है इसका नाम बताना था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा इसका नाम। और इसको बैलेंस करना था, तो ये ऑलरेडी देखो बैलेंस है, एक कैल्शियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। इसमें लिख देते, मेंशन कर देते कि इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। लिस्ट टू मेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में दो मेन ऑब्जर्वेशन बताने थे, तो सबसे पहला तो यही बता देते कि अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म, ठीक है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसके अलावा लिख देते कि इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो द कंटेनर बिकम्स हॉट। जिस मतलब कंटेनर में ये रिएक्शन कर रहे होगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके अलावा अपन लोगों को ज्यादा टेम्परेचर की वजह से पानी इवापोरेट होता हुआ दिखाई देगा इसमें, ठीक है, ये हो जाता है इसमें। अगला देखो, use of a condom is beneficial for both sexes involved in the sexual act, justify the statement giving two reasons। तो ये दो रीजन के साथ में जस्टिफाई करना है कि कंडोम्स का यूज कैसे बेनिफिशियल होता है बोथ मेल्स, मेल एंड फीमेल। तो दोनों के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, तो एक पॉइंट मेल का लिख देते हैं, एक पॉइंट फीमेल का लिख दोगे। तो मेल के लिए तो बेनिफिशियल है कि STDs का ट्रांसफर नहीं होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है वो बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होंगी, ट्रांसफर नहीं होंगी। और दूसरा बेनिफिट होगा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है उससे बचा जा सकता है। हाउ डू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हेल्प इन अवॉइडिंग प्रेगनेंसीज। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे हेल्प करते हैं, तो जे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी का हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देते हैं, जिससे या तो एग सेल जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, या फिर अगर एग सेल प्रोड्यूस भी हो जाता है तो वो खत्म कर देते हैं उसको, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देते, खत्म कर देते। अगला देखो, व्हाट इज सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। तो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन क्या होता है, तो ये जो है वो पुराने टाइम पे ऐसा होता था ज्यादातर, आजकल कहीं कहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन पहले टाइम पे ऐसा होता था कि पेरेंट्स जो है वो किसी एक जेंडर को प्रेफर करके बच्चे जो है वो उसका एबॉर्शन करा देते थे, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि उनको फीमेल नहीं चाहिए, तो अगर मतलब गर्ल चाइल्ड हुआ तो उसका एबॉर्शन करा देते थे। तो ये होता है सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। हाउ डज इट अफेक्ट अ हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है, तो ये कोई भी हेल्दी सोसाइटी में जो सेक्स रेशियो होता है उसको डिक्लाइन कर देता है, मेल बढ़ जाएंगे, फीमेल कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, आल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो एक मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो ये मिरर कौन सा होगा, तो ये मिरर जो होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम बना देते हैं इसमें, तो कॉन्वेक्स मिरर का कोई भी रे डायग्राम बना दो। राइट वन यूज ऑफ सच मिरर्स एंड वाई। तो ये मिरर जो होता है वो एक यूज लिखना था इसका, तो ये जो है वो किसमें यूज होता है, गाड़ी के साइड व्यू मिरर में या फिर रियर व्यू मिरर में। क्यों यूज होता है, ड्यू टू वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसमें कई लोगों ने आंसर लिखा हुआ था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो उसी को अपन लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो उसको नहीं बोलते। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो एक पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की।
डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद में फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 24 सेंटीमीटर। तो एक जो है वो मिरर दिया हुआ है, उसकी सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 24 सेंटीमीटर, प्लस में फोकल लेंथ पूछी हुई है, तो r इज इक्वल टू 2f। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r बाई 2। यहाँ से वैल्यू रख दो, तो r दिया हुआ है प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, प्लस का 12 सेंटीमीटर। प्लस का है इसका मतलब जो लेंस मिरर है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 37। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इनमें से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी थी, तो बी ऑप्शन सही होगा, मिक्सिंग ऑफ लेमन जूस एंड सोप। तो लेमन जूस और सोप की मिक्सिंग जो होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि लेमन जूस एसिडिक है और सोप कैसा है, बेस। बाकी के ऑप्शंस चेक कर लो, उसमें एक जैसे मिलेंगे। सी वाटर और ब्लीच दोनों बेसिक होते हैं। मिल्क एंड ब्लैक टी ये दोनों ही एसिडिक होते हैं। मिक्सिंग कोला एंड डिस्टिल्ड वाटर, तो कोला जो होता है वो एसिडिक है और डिस्टिल्ड वाटर जो है वो कैसा है, डिस्टिल्ड वाटर तो न्यूट्रल है, तो इनका तो होगा नहीं न्यूट्रलाइजेशन, तो केवल बचा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ दिस इज अ वैलिड कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द टेबल, इसका ऑप्शन ए सही होगा, मैनी फूड आइटम्स आर क्वाइट एसिडिक इन नेचर। तो जो अपन लोग ज्यादातर फूड आइटम्स खाते हैं वो कैसे होता है, नेचर में एसिडिक। Second question, Amit has black coffee with milk. Which of the following is most likely be true about the pH of the mixture? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इट विल बी मोर देन दैट ऑफ एसिड रेन। तो इसमें देख लो, उसमें बोला हुआ है कि ब्लैक कॉफी और मिल्क को यूज करा हुआ है। तो ब्लैक कॉफी का देखो पीएच दिया हुआ है 5, तो ब्लैक कॉफी, तो इसका पीएच दिया हुआ है 5, और इसको मिला रहे हैं किसके साथ में, इसको मिलाया हुआ है साथ में उसने मिल्क के, तो दूध का पीएच दिया हुआ है 6.5। तो 5 और 6.5 ये दोनों मिलाओगे, उसके बाद में पूछा हुआ है कि इसका जो नेट पीएच है वो कितना होगा, तो इसका आंसर जो होगा सी सही होगा, इट विल बी मोर देन दैट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन से ज्यादा होगा, एसिड रेन का पीएच कितना है 5.6, तो सीधी सी बात है 5.6 से तो इनका पीएच ज्यादा आएगा, क्योंकि 5 को मिलाओगे तो 5 ज्यादा एसिडिक है और ये जो है ये कम एसिडिक है। दोनों मिलेंगे तो सब्सटेंस कुछ बीच की पीएच वैल्यू रखेगा, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा तो पीएच नहीं आएगा और ना इससे कम पीएच आएगा, तो वैल्यू कुछ बीच की होगी, तो 5.6 आंसर इसका सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिडिटी से सफर कर रहा है तो एसिड क्यों दोगे उसको, कोई बेसिक सब्सटेंस दोगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है 10.5। 38 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज अकर्ड इन द एथलीट व्हाइल रनिंग इन 400 मीटर रेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन दिस इवेंट, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दौड़ते टाइम जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट एंड जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द टेबल। तो प्लॉट ए जो होगा, इसमें देख लो प्लॉट ए जो होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन का होगा। क्यों होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन को इनटेक करोगे, ऑक्सीजन को इनटेक करोगे तो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर फूड में एनर्जी बनेगी, और एनर्जी ज्यादा कब बनती है, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक में, एरोबिक में। तो ऑक्सीजन गेन करोगे, रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी ज्यादा सप्लाई होगी। और एनारोबिक में क्या होगा, एनारोबिक में क्या होगा कि बॉडी एकदम से मूव करने के लिए एनर्जी को खर्च कर लेती ज्यादा, तो शुरुआत में तो एनर्जी की सप्लाई ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद में एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनर्जी कम बनेगी, जिसकी वजह से एनर्जी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसका प्लॉट बी जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। जस्टिफिकेशन में देखो, इसमें दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मिलती जाती है, एनर्जी बनती जाती है, और ये कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो ग्राफ में देखो ऊपर सैचुरेशन लेवल है, मतलब जो एनर्जी है वो एक टाइम में बढ़ने के बाद में उससे ज्यादा नहीं बढ़ी, मतलब उसने एक सैचुरेटेड स्टेट ले लिया। लेकिन एनारोबिक में देखो, एरोबिक में ये एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर, इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहला तो गलत है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो होता नहीं है एनारोबिक। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो ये सही है, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में रिलीज होगा, दोनों में ही एनर्जी बनती है, भले ही लैक्टिक एसिड मतलब भले ही उसमें एनर्जी कम बनेगी एनारोबिक में, लेकिन एनर्जी तो बनेगी। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड भी बनता है एनारोबिक में। फोर्थ देखो, स्टडी द टेबल एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा,
लोकेशन एरोबिक रेस्पिरेशन की होती है माइटोकॉन्ड्रिया और एनारोबिक की क्या होती है साइटोप्लाज्म। इसमें उल्टा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 का पहला क्वेश्चन है स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ। इसका ऑप्शन बी सही होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें एयर का मूवमेंट नहीं होगा। एयर का मूवमेंट का मतलब यहाँ दिया हुआ है कि एयर फ्लो, तो जो एयर इधर से उधर बह रही है तो उसके वजह से थोड़ी ना स्टार ट्विंकल करता है। तो स्टार ट्विंकल करता है किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्लाउड्स लुक व्हाइट। क्लाउड जो होते हैं वो व्हाइट दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि क्लाउड्स जो होते हैं उसमें हो रही होती है लाइट की स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता है। इसमें ऑप्शन देख लो, ए दिया हुआ है अपेरेंट इमेज ऑफ सन इज फाउंड क्लोजर टू। क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड में बता रहे हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है अपेरेंट इमेज ऑफ सन इज फाउंड क्लोजर टू अर्थ। तो इसका मतलब जरा समझ लो, देखो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा देख लो। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, सामने है सन, तो सन से आने वाली लाइट रेज जो होंगी वो अपन को थोड़ा सा क्लोज दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगी, लाइट की एक अपेरेंट सन की एक अपेरेंट इमेज बनेगी, तो हो सकता है वो थोड़ा सा इमेज जो है वो सन की कैसे बन जाए, थोड़ा सा पास में बने। तो सन जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा अपन को क्लोज दिखाई देता है। इस चीज को तुम लोगों ने गौर करा होगा दिन के टाइम और शाम के टाइम पे, कि दिन में तो सूरज जो होता है वो थोड़ा सा अलग साइज का दिखाई देता है और शाम के टाइम पे अलग साइज दिखाई देता है, कभी बड़ा कभी छोटा दिखाई देता है सन का साइज। तो वो किसके वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सेकंड दिया हुआ है डाउन और डस्ट कार फॉर्म। तो सुबह और शाम के टाइम पे जो आसमान में जो रेड कलर दिखाई देता है वो भी किसके वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। और सूरज डाउन और डस्ट का मतलब है कि सनसेट होता है, सनराइज होता है, तो उस टाइम पे भी सन अपन को 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद में दिखाई देता है। ये सारी चीजें डाउन और डस्ट में ही आ जाएंगी, तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है। सी दिया हुआ है सन कैन बी सीन 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। डी अकेला इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर द कलर व्हिच स्कैटर द फर्स्ट इज वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, लाइट सबसे पहले वही स्कैटर होती है। तो सबसे कम किसकी होती है, वायलेट की, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू। तो सबसे पहले यही 3 कलर स्कैटर होंगे। द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ 7 कलर इन एटमॉस्फेयर इज ए। इसका विबग्योर सही है। विबग्योर में जरा देखो, पहले तो देखो बी और डी तो गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बी नहीं, सी और डी तो गलत हो जाएंगे। विबग्योर विबग्योर दोनों में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए और बी में से कोई एक हो सकता है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, आर की, और ये ऑप्शन किसमें कौन सा सही है, केवल ए, विबग्योर। सबसे बड़ी वेवलेंथ आर की है, तो ये ग्रेटर देन आर, आर इज लेस मतलब ओ इज लेस देन आर, बाई इज लेस देन ओ, ऐसे करके ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। सारे सॉल्यूशन होगा इसके। अब अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो वो क्लास में क्लियर कर लेना।